नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी थर्ड ग्रेड साइंस लेवल 2 के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी और इससे रिलेटेड हमारा एक टॉपिक हो चुका है। उस टॉपिक का नाम था जय प्रक्रम पोषण और आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है जय प्रक्रम श्वसन। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना देरी किए, तो क्लास में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मार्ग है। कौन सा सही मार्ग है? ग्लूकोज के ऑक्सीजन श्वसन के दौरान विघटन का। हमें यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन दे रखा है ग्लूकोज, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। सी ऑप्शन दे रखा है ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और डी ऑप्शन दे रखा है ग्लूकोज, लैक्टिक अम्ल और एथेनॉल प्लस जल। यहाँ पे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? हम जानते हैं कि ग्लूकोज पहले ग्लाइकोलिसिस के दौरान पायरुविक अम्ल में विघटित होता है। ये हम जानते हैं कि यहाँ पे पायरुविक अम्ल कहाँ दे रखा है, तो ग्लूकोज पहले पायरुविक अम्ल में विघटित होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में दे रखा है। और ग्लूकोज पहले पायरुविक अम्ल में विघटित होता है, ये सी ऑप्शन में दे रखा है। तो ए और सी राइट ऑप्शन हो सकता है, इसलिए बी और डी तो पहले ही गलत कर लो, क्योंकि बी और डी के ऊपर आपको अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल दे रखा है और ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल दे रखा है, इसलिए ये तो सीधा सा गलत हो जाएगा। पहले हम जानते हैं कि ग्लूकोज पहले ग्लाइकोलिसिस के दौरान पायरुविक अम्ल में विघटित होता है और फिर क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल कहाँ दे रखा है? यहाँ पे ए जो ऑप्शन दे रखा है उसमें तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए, ग्लूकोज पहले पायरुविक अम्ल, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट दे रखा है, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। समझ में आ गया? हम जानते हैं कि ऑक्सीजन श्वसन में ग्लूकोज पहले ग्लाइकोलिसिस के दौरान पायरुविक अम्ल में विघटित होता है, फिर क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि यीस्ट में होने वाली अल्कोहलिक किण्वन की निम्नलिखित अभिक्रिया है। पायरुविक अम्ल एंजाइम ए, एसिटाल्डिहाइड एंजाइम बी और एथिल अल्कोहल इस अभिक्रिया में शामिल एंजाइम ए और बी अभिक्रिया है। यहाँ पे एक अभिक्रिया दे रखी है, वो आधी अधूरी दे रखी है, हमें इसको पूरा करना है। तो ये पूरा कैसे हो जाएगा देखिए, यहाँ पे पायरुविक अम्ल के बाद में क्या हो जाएगा? पायरुविक अम्ल एसिटाल्डिहाइड और एंजाइम बी ये दे रखा है। तो हम जानते हैं ये अल्कोहलिक किण्वन दे रखा है। तो अल्कोहलिक किण्वन में क्या होता है? तो हम जानते हैं कि अल्कोहलिक किण्वन में पायरुविक अम्ल को एसिटाल्डिहाइड में बदलना होता है, जो पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम द्वारा होता है। पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज कहाँ दे रखा है? वही सीधा सा आप देख लो, यहाँ पे हमें दे रखा है। यहाँ पे ए ऑप्शन में तो नहीं दे रखा है, बी ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है, सी ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है, और पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज ये हमें डी ऑप्शन में ही दे रखा है, इसलिए डी ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन होगा। अब आप एंजाइम बी को आप देखने की कोशिश मत करना, यदि देख लो तो अच्छी बात है, यदि सेम ऑप्शन दे रखे तब तो आपको देखने की आवश्यकता होगी। लेकिन हम पहले से ही हमने देख लिया कि यहाँ पे ए ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है और सी ऑप्शन भी गलत है, इसलिए अब आप इसको चेक करने की कोशिश मत करना, क्योंकि डी ऑप्शन तो इसका राइट ही ऑप्शन होगा। तो इसलिए पहला ऑप्शन एंजाइम ए तो क्या है? तो एंजाइम ए पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज है और एंजाइम बी अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज है। बी क्या है? तो बी अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज है। कैसे? क्योंकि एसिटाल्डिहाइड को एथिल अल्कोहल में बदलना होता है, जो अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज द्वारा होता है, तो इसलिए डीहाइड्रोजनेज इसका राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। एंजाइम ए तो पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज होगा और एंजाइम बी अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज होगा, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन के प्रथम चरण में बनने वाला अणु है। प्रथम चरण में बनने वाला अणु कौन सा है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है एथेनॉल, बी ऑप्शन दे रखा है पायरुवेट, सी ऑप्शन दे रखा है लैक्टिक अम्ल और डी ऑप्शन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन के प्रथम चरण में बनने वाला अणु कौन सा है? तो हम जानते हैं कि प्रथम चरण में बनने वाला अणु पायरुवेट है, इसलिए पायरुवेट हमें बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया?
समझ में आ गया क्यों? तो क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस जो श्वसन का पहला चरण होता है जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है, इसलिए इसका पायरुवेट इसका राइट ऑप्शन होगा। एथेनॉल नहीं होगा, एथेनॉल नहीं होगा, तो एथेनॉल है और जो लैक्टिक अम्ल है ये तो किसकी प्रक्रिया है? तो ये किण्वन के उत्पाद है। जो एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल यहाँ तो किण्वन के उत्पाद है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इसके बाद के चरणों में बनता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के तो सबसे बाद के चरणों में बनता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गलत ऑप्शन हो गया। एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल ये किण्वन के उत्पाद है, इसलिए ये गलत हो गया। और पायरुवेट क्यों राइट ऑप्शन हो गया? तो पायरुवेट श्वसन का ये ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ता है, तो इसलिए पायरुवेट इसका करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे चौथे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि जलीय जंतुओं में श्वसन के दौरान होता है, जलीय जंतुओं में श्वसन के दौरान होता है, क्या होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है, जलीय जंतु में श्वसन के द्वारा होता है, श्वसन के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें फेफड़ों दे रखा है, बी ऑप्शन हमें दे रखा है पुस्तक फुसफुस दे रखा है, सी ऑप्शन वायुकोश दे रखा है और डी ऑप्शन गलफड़ों दे रखा है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? जलीय जंतुओं में श्वसन के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? तो हम जानते हैं कि जलीय जंतु में श्वसन गलफड़ों के माध्यम से होता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? गलफड़ों के माध्यम से, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आ गया? हम जानते हैं कि जलीय जंतुओं में श्वसन गलफड़ों के द्वारा होता है, इसलिए गलफड़ों के द्वारा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम पांचवें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है? यहाँ पे हमें यह क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि ये देखिए, पर्वतारोहण के द्वारा सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है? पर्वतारोहण के द्वारा सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है? ए ऑप्शन हमें दे रखा है खड़ी ढलान, बी ऑप्शन दे रखा है अत्यधिक ठंडा मौसम, सी ऑप्शन दे रखा है कम वायुदाब और डी ऑप्शन दे रखा है बर्फीली हवा। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है? हम जानते हैं कि कम वायुदाब। क्या है? कम वायुदाब सी ऑप्शन में गलत है, क्योंकि हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण कम वायुदाब है, क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने के कारण यहाँ पे कम वायुदाब इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इसका कम वायुदाब इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे छठे नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि पौधों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन कहलाता है। तो पौधों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन कहलाता है, क्या कहलाता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है क्रेब्स चक्र, बी ऑप्शन दे रखा है केल्विन चक्र, सी ऑप्शन दे रखा है ग्लाइकोलिसिस और डी ऑप्शन दे रखा है किण्वन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो क्लास को 1 से 2 बार रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन समझना जरूरी है और प्रत्येक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि पौधों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो हम जानते हैं कि ये विघटन ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। तो ग्लाइकोलिसिस इसका सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में टूटता है, जो श्वसन का प्रारंभिक चरण होता है। तो यहाँ पे हमें यही पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए ऑप्शन हमें क्रेब्स चक्र दे रखा है, बी ऑप्शन केल्विन चक्र दे रखा है और डी ऑप्शन किण्वन दे रखा है। तो हम जानते हैं कि क्रेब्स चक्र और किण्वन तो बाद की प्रक्रिया होती है, इसलिए ये तो गलत ऑप्शन है। और केल्विन, यहाँ पे जो केल्विन चक्र दे रखा है वो केल्विन चक्र प्रकाश संश्लेषण से संबंधित होता है, इसलिए केल्विन चक्र भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्रेब्स चक्र भी गलत ऑप्शन हो जाएगा और किण्वन भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया होगा। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, हमें 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि आराम की स्थिति में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसत कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है? तो आराम की स्थिति में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसत कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है 9 से 11, बी ऑप्शन दे रखा है 32 से 34, सी ऑप्शन दे रखा है 15 से 18 और डी ऑप्शन दे रखा है 19 से 22। तो इनमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? हम जानते हैं कि एक वयस्क मनुष्य आराम की स्थिति में औसतन 15 से 18 बार प्रति मिनट सांस लेता है, तो लेता और छोड़ता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? 15 से 18 इसका राइट ऑप्शन है। कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है? तो प्रति मिनट 15 से 18 बार सांस लेता और छोड़ता है एक वयस्क मनुष्य, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए 8वें नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे हमें 8वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि
हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है श्वेत रक्त कोशिकाओं में, बी ऑप्शन दे रखा है लाल रक्त कोशिकाओं में, सी ऑप्शन दे रखा है प्लेटलेट्स में, और डी ऑप्शन दे रखा है दोनों श्वेत और लाल रक्त कोशिकाओं में। तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? बी ऑप्शन लाल रक्त कोशिका इसका करेक्ट ऑप्शन है। श्वेत रक्त कोशिकाएं रोग प्रतिरक्षा के लिए काम आते हैं। तो ये श्वेत रक्त कोशिका, यदि ये श्वेत रक्त कोशिका के बारे में ध्यान रखना, श्वेत रक्त कोशिका किसके लिए काम आते हैं? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं रोग प्रतिरक्षा में काम आते हैं। और प्लेटलेट्स में क्या होता है? प्लेटलेट्स रक्त जमाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, और डी ऑप्शन दोनों श्वेत और लाल रक्त कोशिकाएं यह भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन तो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, हम 9वें क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। 9वां क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक मनुष्य के दौरान वायु फेफड़ों में जाती है। एक मनुष्य में किसके दौरान वायु फेफड़ों में जाती है? किसके दौरान वायु फेफड़ों में जाती है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है अंतःश्वसन, बी ऑप्शन दे रखा है बहिःश्वसन, सी ऑप्शन दे रखा है दोनों अंतःश्वसन और बहिःश्वसन, और डी ऑप्शन दे रखा है न तो अंतःश्वसन और न ही बहिःश्वसन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक मनुष्य में के दौरान वायु फेफड़ों में जाती है। किसके दौरान वायु फेफड़ों में जाती है? तो हम जानते हैं कि अंतःश्वसन के दौरान वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? अंतःश्वसन, ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया? अंतःश्वसन के दौरान वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है, क्यों? क्योंकि डायफ्राम नीचे की ओर खींचता है और छाती का आयतन बढ़ाता है, इसलिए यहाँ पे अंतःश्वसन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहिःश्वसन क्यों गलत ऑप्शन हो जाएगा? तो बहिःश्वसन तो वायु को निकालने का काम करती है यहाँ पे, इसलिए बहिःश्वसन इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा था किसके दौरान वायु फेफड़ों में जाती है, तो फेफड़ों में जाती है तो अंदर जाती है, तो अंदर किसके माध्यम किससे जाएगी? अंतःश्वसन के द्वारा जाएगी। बहिःश्वसन तो वायु बाहर निकालने का काम करती है, तो बहिःश्वसन में वायु बाहर निकलती है, इसलिए भी ऑप्शन गलत ऑप्शन हो गया। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे यहाँ पे 10वें क्वेश्चन की। यहाँ पे हमें 10वां क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित अंगों, यहाँ पे ई ऑप्शन, यहाँ पे डबल कैसे आ गया देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित अंगों को मानव की श्वसन प्रणाली में उनकी स्थिति अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें स्थिति अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें श्वास नली दे रखा है, बी ऑप्शन कुपिका दे रखा है, सी ऑप्शन कंठ दे रखा है, डी ऑप्शन नासागुहा दे रखा है, और ई ऑप्शन श्वसन दे रखा है। हमें मानव की श्वसन प्रणाली में उनकी सही स्थिति के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अंगों को मानव की श्वसन प्रणाली में उनकी स्थिति अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि श्वसन प्रणाली में वायु का मार्ग होता है वो नासागुहा। सबसे पहला मार्ग कौन सा होता है? तो नासागुहा होता है। तो सबसे पहले नंबर पे तो यहाँ पे नासागुहा, डी ऑप्शन इसका आएगा। तो डी कहाँ दे रखा है? तो डी सबसे पहले बी ऑप्शन में दे रखा है, और यहाँ पे डी ऑप्शन में डी पहले दे रखा है, इसलिए ये बी और डी इनमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन होगा। ए तो गलत ऑप्शन कर लो और सी भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि श्वास प्रणाली में वायु का मार्ग सबसे पहले तो नासागुहा से शुरू होता है, और नासागुहा से होकर कहाँ जाता है? कंठ में जाता है। तो कंठ कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी और डी और सी, तो डी और सी कहाँ दे रखा है? यहाँ पे बी ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए डी भी गलत ऑप्शन हो गया। बी और सी ये राइट ऑप्शन है। मैं अलग अलग पेन से दर्शा लेता हूँ, देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा राइट ऑप्शन है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे होगा कि सबसे पहले श्वास प्रणाली में वायु का मार्ग नासागुहा से शुरू होता है, तो पहले नंबर पे तो क्या होगा? पहले नंबर पे नासागुहा होगा। अब दूसरे नंबर पे क्या होगा? दूसरा नंबर पे कंठ होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि श्वास नली में वायु का मार्ग नासागुहा से शुरू होकर कंठ में जाता है, और कंठ से श्वास नली से श्वसनी, श्वसनी से अंत में कुपिका तक जाता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले तो नासागुहा से कंठ, कंठ से हम जाएंगे कंठ के बाद में श्वास नली। तो श्वास नली हमें कहाँ दे रखा है? ए ऑप्शन। तो श्वास नली तीसरा नंबर हो गया, और चौथे नंबर पे होगा यहाँ पे, चौथे नंबर पे श्वास नली के बाद में श्वसनी होता है, तो श्वसनी यहाँ पे चौथा नंबर। फिर 5वें नंबर पे होगा, 5वें नंबर पे ये कुपिका होगा, श्वसनी के बाद में कुपिका, तो ये 5वां नंबर पे।
तो आप देख लो, सबसे पहले डी ऑप्शन देखिए नासागुआ, इसके बाद कंठ, और कंठ के बाद में क्या आ जाएगा, कंठ के बाद में श्वास नली तीसरा ऑप्शन, और चौथे ऑप्शन पे श्वसनी, और इसके बाद लास्ट में कुपिका। तो समझ में आ गया, श्वास प्रणाली में वायु का मार्ग नासागुआ से शुरू होकर कंठ, श्वास नली, श्वसनी और अंत में कुपिका तक जाता है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए 11वां नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 11वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, यह हमें क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है श्वसनी, बी ऑप्शन दे रखा है कोपिका, सी ऑप्शन दे रखा है मेडुला और डी ऑप्शन दे रखा है कंठ। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है श्वसनी, श्वसनी तो मानव श्वसन तंत्र का भाग है। कुपिका, कुपिका भी मानव श्वसन तंत्र का भाग है। और यहाँ पे मेडुला, मेडुला तो मस्तिष्क का भाग होता है, न कि ये मानव श्वसन तंत्र का, तो इसलिए ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। और हमें यहाँ पे गलत ऑप्शन की पहचान करनी थी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो मेडुला नहीं है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हम जानते हैं कि मेडुला मस्तिष्क का भाग होता है जो श्वसन को नियंत्रित करने का काम करता है, लेकिन ये श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। कंठ, कंठ भी श्वसन तंत्र का भाग का अंग होता है, इसलिए यदि पूछा होता कि मानव श्वसन तंत्र का भाग है, ये पूछा होता तो श्वसनी, कुपिका और कंठ इसका राइट ऑप्शन होता। लेकिन यहाँ पे ये बोल रखा था कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, तो मानव श्वसन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, तो मेडुला नहीं है। तो मेडुला किसका भाग है, तो मेडुला मस्तिष्क का भाग है। यदि पूछा होता कौन सा मस्तिष्क का भाग है, तो मेडुला इसका करेक्ट ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये पूछा हुआ है, इसलिए मेडुला इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया है। अब आगे देखिए, आगे हमें कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, हमें 12वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि उच्च वासन के दौरान पसलियाँ, उच्च वासन के दौरान पसलियाँ, यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा है ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, बी ऑप्शन दे रखा है नीचे और बाहर की ओर गति करती है, सी ऑप्शन दे रखा है ऊपर और अंदर की ओर गति करती है, और डी ऑप्शन दे रखा है नीचे और अंदर की ओर गति करती है। तो उच्च वासन के दौरान पसलियाँ कैसे गति करती है, तो हम जानते हैं कि उच्च वासन के दौरान पसलियों के बीच की मांसपेशियां शिथिल होती है और पसलियाँ नीचे से अंदर की ओर गति करती है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, नीचे से अंदर की ओर गति करना। तो नीचे से अंदर की ओर गति करती है, यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। हमें यहाँ पे क्या बोल रखा था, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा था कि उच्च वासन के दौरान पसलियाँ क्या करती है, तो नीचे से अंदर की ओर गति करती है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि उच्च श्वसन के दौरान पसलियों के बीच की मांसपेशियां शिथिल रहती है और पसलियां नीचे से अंदर की ओर गति करती है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन, नीचे से अंदर की ओर इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 13वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 13वां नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मनुष्य द्वारा अंदर ली जाने वाली हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है। मनुष्य द्वारा अंदर ली जाने वाली हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है क्रमशः 16.4 और 4.4%, बी ऑप्शन दे रखा है 4.4% और 16.4%, सी ऑप्शन दे रखा है 21% और 0.04%, और डी ऑप्शन दे रखा है 0.04% और 21%। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। हम जानते हैं कि अंदर ली जाने वाली हवा में ऑक्सीजन तो कितनी होती है, ऑक्सीजन तो 21% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है। तो ऑक्सीजन तो 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। हमें क्वेश्चन क्या दे रखा था, यदि किसी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को रिपीट करके देख लेना, वापस क्लास को रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दे रखा था कि मनुष्य द्वारा अंदर ली जाने वाली हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन तो कितना लेता है, तो ऑक्सीजन तो 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, 21% और 0.04%। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 14वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि धूम्रपान शरीर में ऑक्सीजन की कमी कर देता है, नीचे में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। धूम्रपान शरीर में ऑक्सीजन की कमी कर देता है। यहाँ पे ये ऑप्शन हमें दे रखा है कि हृदय गति बढ़ाकर, बी ऑप्शन दे रखा है शरीर में निकोटीन का स्तर बढ़ाकर, सी ऑप्शन दे रखा है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाकर, और डी ऑप्शन रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ाकर। इन चारों में से
ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। धूम्रपान शरीर में ऑक्सीजन की कमी कर देता है, ऑक्सीजन की कमी कर देता है। क्यों ऑक्सीजन की कमी कर देता है? तो ये रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ाकर ये कमी कर देता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि हम क्या जानते हैं, धूम्रपान से संबंधित हम जानते हैं कि धूम्रपान से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता को कम कर देता है, इसलिए कम कर देता है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ाकर ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया या फिर नहीं समझ में आया? या फिर एक बार फिर से समझाओ। यहाँ पे देखो क्या दे रखा था, हमें दे रखा था कि धूम्रपान शरीर में ऑक्सीजन की कमी कर देता है। क्यों कमी कर देता है? क्योंकि हम जानते हैं कि धूम्रपान से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता को कम कर देता है। तो कम कर देता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ाकर, क्योंकि मैंने यही बोला है कि धूम्रपान से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ाकर इसका राइट ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 15वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 15वें नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है उदरीय गुहा, बी ऑप्शन हमें दे रखा है मुख गुहा, सी ऑप्शन दे रखा है हृदयावरणी गुहा और डी ऑप्शन दे रखा है वक्षीय गुहा। तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? तो हम जानते हैं कि फेफड़े मानव शरीर में वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? वक्षीय गुहा। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? डी ऑप्शन वक्षीय गुहा इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे ए ऑप्शन तो हमें उदरी गुहा दे रखा है, तो उदरी गुहा तो कहाँ पाई जाती है? यह पेट में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उदरी गुहा पेट में पाई जाती है। मुख गुहा मुख में पाई जाती है, इसलिए यह भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। हृदयवर्णी गुहा हृदय के आसपास पाई जाती है, इसलिए यह भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। वक्षीय गुहा इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि फेफड़े मानव शरीर में वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं, इसलिए वक्षीय गुहा इसका करेक्ट ऑप्शन है। जबकि यदि उदरी गुहा कहाँ पाई जाती है? तो पेट में पाई जाती है। मुख गुहा मुंह में पाई जाती है। हृदयवर्णी गुहा हृदय के आसपास पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे देखिए, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ पे हमें 16वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग होती है, लगभग कितनी होती है? यहाँ पे दे रखा है ए ऑप्शन 22 से 28 ग्राम प्रति 100 ml रक्त, बी ऑप्शन दे रखा है 6 से 8 ग्राम प्रति 100 ml रक्त, सी ऑप्शन दे रखा है 13 से 18 ग्राम प्रति 100 ml रक्त और डी ऑप्शन हमें दे रखा है डी ऑप्शन 19 से 22 ग्राम प्रति 100 ml रक्त। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है? हम जानते हैं कि स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 से 18 ग्राम 100 ml होती है, इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? 13 से 18 ग्राम प्रति 100 ml रक्त, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इससे कम होगा तो क्या होगा? तो इससे कम हीमोग्लोबिन है तो ये एनीमिया का को संकेत करती है। यदि कम हीमोग्लोबिन है तो एनीमिया का संकेत करती है, ये ध्यान में रखना। और एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा 13 से 18 ग्राम 100 ml होती है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन 13 से 18 ग्राम प्रति 100 ml रक्त इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 17 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यह 17 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण है। श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण है क्या है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है एस्बेस्टोस, बी ऑप्शन दे रखा है कपास के रोए, सी ऑप्शन दे रखा है सिलिका और डी ऑप्शन दे रखा है कागज की लुगदी। तो श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण है, क्या मूल कारण है? तो हम जानते हैं कि श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण एस्बेस्टोस है, इसलिए एस्बेस्टोस सी ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। हमें यहाँ पे दे रखा था कि श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण क्या है? तो एस्बेस्टोस श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण है। यहाँ पे बी ऑप्शन कपास के रोए दे रखा है, इसलिए ये गलत। सी ऑप्शन सिलिका दे रखा है, तो सिलिका से तो फेफड़ों में सिलिकोसिस हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये भी गलत ऑप्शन। कागज की लुगदी, ये भी गलत ऑप्शन हो गया। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं। आगे हमें दे रखा है कि श्वसन की प्रक्रिया में
श्वसन की प्रक्रिया है। श्वसन की प्रक्रिया, ये कनिष्ठ लेखाकार, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। श्वसन की प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया क्या है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, बी ऑप्शन दे रखा है ऊष्माशोषी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सी ऑप्शन दे रखा है ऊष्माक्षेपी अपचयन अभिक्रिया और डी ऑप्शन दे रखा है ऊष्माशोषी अपचयन अभिक्रिया। ये कनिष्ठ लेखाकार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिए। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? श्वसन की प्रक्रिया है। श्वसन की प्रक्रिया कैसी है? तो हम जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, इसलिए ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा मुक्त होती है। तो श्वसन की प्रक्रिया क्या है, यह हमें पूछा गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट 19 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मनुष्यों में श्वसन दर है, मनुष्यों में श्वसन दर है कितनी है? 36 प्रति मिनट। बी ऑप्शन दे रखा है 10 से 12 प्रति मिनट, सी ऑप्शन दे रखा है 72 प्रति मिनट और डी ऑप्शन दे रखा है 17 से 19 प्रति मिनट। तो मनुष्य में श्वसन दर है, तो मनुष्य में श्वसन दर कितनी है? तो हम जानते हैं कि मनुष्य में सामान्य श्वसन दर 17 से 19 श्वास प्रति मिनट होती है। तो 17 से 19 प्रति मिनट यह हमें कहाँ दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया? यदि हमें किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि श्वसन दर किस से मापते हैं, तो रेस्पायरोमीटर से मापते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य में श्वसन दर है, तो मनुष्य में श्वसन दर कितनी है? तो हम जानते हैं कि मनुष्य में श्वसन दर 17 से 19 श्वास प्रति मिनट होती है, इसलिए 17 से 19 डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। यदि आपको एग्जाम में पूछा होता है कि श्वसन दर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा श्वसन दर रेस्पायरोमीटर से मापते हैं। या फिर यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नवजात शिशु की सामान्य सांस लेने की दर प्रति मिनट कितनी होती है, तो 40 से 60 इसका राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे तो मनुष्य में श्वसन दर पूछा गया था, तो 17 से 19। यदि पूछा होता है नवजात शिशु की सामान्य सांस लेने की दर कितनी होती है प्रति मिनट, तो ये पूछा होता तो 40 से 60 प्रति मिनट, ये राइट ऑप्शन होता। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ में क्वेश्चन दे रखा है कि एम्फीसीमा है, एम्फीसीमा क्या है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है हृदय रोग कारण कोलेस्ट्रॉल, बी ऑप्शन दे रखा है फुफ्फुसीय रोग कारण बैक्टीरिया, सी ऑप्शन दे रखा है फुफ्फुसीय रोग कारण धूम्रपान, डी ऑप्शन दे रखा है वृक्क रोग कारण बैक्टीरिया। तो एम्फीसीमा है तो एम्फीसीमा है, तो एम्फीसीमा क्या है? तो हम जानते हैं कि एम्फीसीमा एक फुफ्फुसीय रोग है। तो फुफ्फुसीय रोग यह हमें कहाँ दे रखा है? यह हमें बी ऑप्शन में भी दे रखा है और सी ऑप्शन में भी दे रखा है। तो बी और सी करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हृदय रोग दे रखा है, गलत ऑप्शन हो गया। वृक्क रोग दे रखा है, यह भी गलत ऑप्शन हो गया। तो हम जानते हैं कि एम्फीसीमा एक फुफ्फुसीय रोग है, जो मुख्य रूप से धूम्रपान के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो धूम्रपान के कारण होता है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे बी ऑप्शन में बैक्टीरिया दे रखा था, इसलिए यहाँ पे गलत ऑप्शन हो गया। समझ में आ गया बी ऑप्शन क्यों गलत हो गया और सी ऑप्शन क्यों राइट है? क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा था कि एम्फीसीमा है, तो एम्फीसीमा एक फुफ्फुसीय रोग है जो धूम्रपान के कारण होता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 21 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है, कोशिकाओं में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है एटीपी से, बी ऑप्शन दे रखा है एडीपी से, सी ऑप्शन दे रखा है एएमपी से और डी ऑप्शन दे रखा है विटामिनों से। तो जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? तो हम जानते हैं कि कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है, इसलिए एटीपी कहाँ दे रखा है? ये हमें ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया? कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो एटीपी से प्राप्त की जाती है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे यहाँ पे 22वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 22वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन दे रखा है जलवाष्प और डी ऑप्शन दे रखा है नाइट्रोजन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? किस में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है। देखो ये ऑप्शन तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बढ़ती है, इसलिए परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा, परिवर्तन नहीं होता है, तो नहीं मतलब नेगेटिव पूछा हुआ है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की मात्रा तो कम होती है, इसलिए ये भी परिवर्तन होता है। जलवाष्प भी बदल सकती है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन होगा। कौन सा नहीं होता है, तो नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आ गया। यहाँ पे हमें बोल रखा था कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। किस में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि देखो यहाँ पे ए ऑप्शन तो हमें दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो श्वसन प्रक्रिया में बढ़ती है, और श्वसन में देखो ऑक्सीजन की मात्रा श्वसन क्रिया में कम होती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे भी कुछ कम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा तो कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, और जलवाष्प भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं, जबकि नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, अब हम 23वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। 23वें नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, किस में होता है? देखो यहाँ पे हमें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है रक्त के द्वारा, बी ऑप्शन दे रखा है फुफ्फुस के द्वारा, और सी ऑप्शन दे रखा है उत्तक के द्वारा। अभिगमन का सही क्रम होगा, तो हमें सही क्रम में हमें जमाना है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, तो किससे होता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मानव शरीर में अभिगमन किसके द्वारा होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पहले फुफ्फुस में जाता है, तो फुफ्फुस कहाँ दे रखा है, यहाँ पे सेकंड नंबर फुफ्फुस दे रखा है, तो सेकंड पहले होगा, तो सेकंड पहले कहाँ है, सी ऑप्शन में ही है। बाकी ए ऑप्शन में 1 दे रखा है, इसलिए ये गलत, यहाँ पे 3 दे रखा है इसलिए ये गलत, यहाँ पे 1 दे रखा है इसलिए ये गलत। अब बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, यदि आपको एक ही पता है तो बाकी सब राइट हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पहले फुफ्फुस में जाता है, तो फुफ्फुस के द्वारा जाता है, तो यहाँ पे सेकंड पहले दे रखा है, फिर रक्त के द्वारा हो जाएगा, और फिर इसके बाद उत्तक के द्वारा। समझ में आ गया कैसे होगा? क्योंकि ऑक्सीजन पहले फुफ्फुस में कुपिका द्वारा ग्रहण की जाती है, और फिर रक्त द्वारा हीमोग्लोबिन के साथ बनकर उत्तकों तक पहुंचती है। तो सबसे लास्ट में तो उत्तक आएगा, और फर्स्ट में फुफ्फुस आएगा, और बीच में रक्त आएगा। तो सबसे पहले फुफ्फुस, सेकंड नंबर पे रक्त के द्वारा, और थर्ड नंबर पे उत्तक के द्वारा, इसलिए 2, 1, 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 24 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें 24 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है कम हो जाती है, बी ऑप्शन अधिक हो जाती है, सी ऑप्शन परिवर्तित नहीं होती है, और डी ऑप्शन पहले घटती है और फिर बढ़ती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तब श्वास की गति अधिक हो जाती है, तो अधिक हो जाती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने पर मस्तिष्क का श्वसन केंद्र श्वास गति को बढ़ा देता है, ताकि अधिक ऑक्सीजन ग्रहण हो सके, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन है? ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है और श्वास की गति अधिक हो जाती है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए 25 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 25 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है पौधे श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे श्वसन में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये दे रखा है, ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखो पौधे श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये तो करेक्ट बात की गई, इसलिए यही राइट ऑप्शन है। ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते, ये गलत ऑप्शन हो गया। डी ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये भी गलत ऑप्शन हो गया। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? पौधे श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम यही जानते हैं कि पौधे श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 26वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो दावे ए और कारण आर के रूप में चिन्हित है, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुने। यहाँ पे दावा ये दे रखा है कि पायरूवेट ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्रीय चक्र कहा जाने वाले साइट्रिक अम्ल चक्र में पूरी तरह ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कारण दे रखा है कि साइट्रिक अम्ल चक्र में शामिल एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में के मैट्रिक्स के भीतर स्थित होते हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए।
सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दे रखा है कि पिरुवेट। पिरुवेट के बारे में हम जानते हैं कि पिरुवेट साइटिक अम्ल चक्र में माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर पूरी तरह ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि पिरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे ये तो सही बोला गया है कि जो दावा किया गया है वो तो सही बोला गया है कि पिरुवेट साइटिक अम्ल चक्र में माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर पूरी तरह ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो दावा ये तो सही होगा। अब कारण दे रखा है कि कारण ये दे रखा है कि साइटिक अम्ल चक्र में शामिल एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के भीतर स्थित होते हैं। तो ये भी तो लगभग सही बोला गया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि साइटिक अम्ल चक्र के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में स्थित होते हैं जो एनएडीएच जैसे उत्पाद बनाते हैं और ये एटीपी के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो इसलिए इसका भी ये भी सही ऑप्शन है, क्योंकि और ये सही व्याख्या भी कर रहा है, ये सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है और ये सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, कारण ए सही है लेकिन आर गलत है, ये तो गलत ऑप्शन हो गया। दावा ए और कारण दोनों सही है, तो ये तो सही है, लेकिन दावा ए गलत है और कारण आर सही है, ये भी गलत ऑप्शन हो गया। दावा ए और कारण दोनों गलत है, ये भी गलत ऑप्शन हो गया। तो कौन सा है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। दावा ए और बी दोनों सही है, ये दोनों सही है, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो दावा किया गया वो भी सही है और कारण है वो भी सही है। यदि समझ में नहीं आता है तो क्लास को रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27वें नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से मुख्यतः सर्वाधिक प्रभावित करती है। किसको सर्वाधिक प्रभावित करती है? यहाँ पे ए ऑप्शन में हमें दे रखा है पाचन क्रिया को, बी ऑप्शन दे रखा है यकृत की कार्य क्षमता को, सी ऑप्शन दे रखा है किडनी की कार्य क्षमता को और डी ऑप्शन दे रखा है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से मुख्यतः सर्वाधिक प्रभावित करती है। किसको मुख्य सर्वाधिक प्रभावित करती है? तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बंधकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। तो एक ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता दम घुटने का कारण बनती है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता इसका राइट ऑप्शन है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे हम किसी बंद कमरे में कोई लकड़ी कोयला वगैरह जला लेते हैं तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ के कारण दम घुटने लगता है। तो दम घुटने लगता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है, इसलिए ये सही ऑप्शन होगा। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की जा रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड को मैंने आपको एग्जांपल थ्रू समझा लिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड कब बढ़ जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी बंद कमरे में यदि हम लकड़ी या कोयला जलाते हैं तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जाने के कारण यदि अंदर इंसान है तो उस इंसान को दम घुटने लगता है। तो दम घुटना किसके कारण हुआ? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ने के कारण हुआ। तो हमें यही पूछा गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे कौन सा जोड़ा सुमेलित है। 28 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है कि आंत्र अंतःस्रावी ग्रंथि। यहाँ पे आंत्र अंत या स्त्रावी ग्रंथि, ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। कुपिका श्वसन, तो ये तो सही बात है। कुपिका का तो किससे संबंधित होती है? तो कुपिका श्वसन से संबंधित होती है, इसलिए यहाँ पे ये सही ऑप्शन है। ये सही ऑप्शन है, कुपिका श्वसन से संबंधित होती है, ये सही ऑप्शन है। इसलिए यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आंत्र, तो आंत्र ये इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आंत्र के सामने यदि पाचन दे रखा होता तब तो ये राइट ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि दे रखा है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया। अरक्तता के सामने यदि हीमोग्लोबिन की कमी दे रखा होता तो ये राइट ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन दे रखा है या इसलिए ये गलत ऑप्शन है। यदि दे रखा होता कि हीमोग्लोबिन की कमी दे रखा होता तब तो ये राइट ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन दे रखा है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया। वृक्क धमनी, तो वृक्क धमनी ये वृक्क से संबंधित होती है, ये हृदय से संबंधित नहीं होती, इसलिए यहाँ पे ये भी गलत ऑप्शन हो गया। वृक्क धमनी के सामने वृक्क दे रखा होता तो ये राइट ऑप्शन होता, क्योंकि वृक्क धमनी वृक्क से संबंधित होती है। अरक्तता तो हीमोग्लोबिन की कमी से संबंधित होती है। और आंत्र किससे संबंधित होता है? तो आंत्र पाचन से संबंधित होता है।
तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन भी गलत हो गया, सी ऑप्शन भी गलत हो गया और डी ऑप्शन भी गलत हो गया। और कोपिका श्वसन से संबंधित होती है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया? कोपिका श्वसन से संबंधित होती है। कोपिका किससे संबंधित होती है? श्वसन से संबंधित होती है। और आंत्र पाचन से संबंधित होता है। अरक्तता हीमोग्लोबिन की कमी से संबंधित होता है। और वृक्क धमनी से संबंधित होता है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 29 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि क्रेब्स चक्र में उत्पन्न होने वाले NADH2 की संख्या कितनी है। तो NADH2 की संख्या कितनी है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें 2 दे रखा है, बी ऑप्शन 6 दे रखा है, सी ऑप्शन 4 दे रखा है और डी ऑप्शन 8 दे रखा है। तो NADH2 की संख्या कितनी है? हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि क्रेब्स चक्र में एक चक्कर में NADH के 3 अणु उत्पन्न होते हैं। कितने अणु उत्पन्न होते हैं? तो 3 अणु, एक चक्कर में 3 अणु, तो उसके पूरे चक्कर में वो तो कितनी बार घूमेगा? 2 बार घूमेगा, तो इसलिए टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएगा। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 6 हमें कहाँ दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। हमें क्वेश्चन क्या दे रखा था? हमें क्वेश्चन दे रखा था क्रेब्स चक्र में उत्पन्न होने वाले NADH2 की संख्या कितनी है। तो हम जानते हैं कि क्रेब्स चक्र में एक चक्कर में NADH के 3 अणु उत्पन्न होते हैं। एक चक्र में कितने अणु उत्पन्न होते हैं? 3 अणु उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है? NADH2 दे रखा है। हम जानते हैं कि NAD और NADH में एक चक्कर में NADH के कितने अणु उत्पन्न होते हैं? 3 अणु उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे NADH2 की बात की जा रही है, तो NADH2 में कितने हो जाएंगे? टोटल 6 हो जाएंगे। तो 6 हमें बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखिए, 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि ग्लाइकोलाइसिस और TCA चक्र के बीच महत्वपूर्ण यौगिक क्या है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है ग्लूकोज 6 फास्फेट, बी ऑप्शन दे रखा है ऑक्सालो एसीटेट, सी ऑप्शन दे रखा है पिरुविक अम्ल और डी ऑप्शन दे रखा है एसिटिल। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? ग्लाइकोलाइसिस और TCA चक्र के बीच महत्वपूर्ण यौगिक क्या है? तो हम जानते हैं कि एसिटिल CoA ये महत्वपूर्ण यौगिक होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एसिटिल CoA ग्लाइकोलाइसिस और TCA चक्र के बीच लिंग यौगिक होता है, जो ग्लूकोज को दो पिरुवेट अणुओं में परिवर्तित करने के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण द्वारा बनता है। इसलिए एसिटिल CoA इसका करेक्ट ऑप्शन है। हमें क्या पूछा गया था? हमें यह पूछा गया था कि ग्लाइकोलाइसिस और TCA चक्र के बीच महत्वपूर्ण यौगिक क्या है? तो एसिटिल CoA, क्योंकि यह एक लिंग यौगिक होता है, इसलिए एसिटिल CoA इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आज की क्लास को हम यही एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।